अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कल वी हैड अ वेरी एक्साइटिंग डे। थोड़ा सा सरप्राइज हम रखना चाहते हैं। वी ट्रैवल्ड समवेयर आउटसाइड कराची और हमने कुछ शूट किया और कुछ आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे। बड़ा ही दिल चाह रहा है कुछ थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन आई गेस मैं आपको बताने नहीं दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम जहां हम गए वहां तो गए, लेकिन उसके बाद हम रास्ते का भी तस्करा करना चाहेंगे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये लोगों की सहूलत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि अब आपको पता है कि लोग कराची टू लाहौर बड़ा आराम से ट्रैवल कर लेते हैं बाय रोड। एक ज़माने में यह नाकाबिले तसव्वुर समझी जाती थी बात। सो अब सखर तक तो मोटरवे बन गई है और उसके बाद का पैच ऑल तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, होपफुली वो भी जल्द कंप्लीट हो जाए। आई टेल यू, चूंकि मैंने आपको पता है ना बाय रोड गई थी मैं लाहौर ईद के वक्त, तो वो जो सखर के बाद वाला है व्हेन यू आर कमिंग बैक टू कराची वो काफ़ी तकलीफ दे है। तो अगर वो भी ठीक हो जाए तो परफेक्ट हो जाए सब, फिर तो बेहतरीन ही हो जाएगा, फिर तो वो मोटरवे पूरी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन हम जब कराची टू हैदराबाद वाली मोटरवे पर गए तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था, फिर इर्द गिर्द आपको बड़ी अच्छी चीज़ें भी, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। लेकिन देखें, अफसोस की बात ये और ये मेंशन करना इसीलिए हमने बात भी शुरू की है कि वो मोटरवे पार्ट जो था वो सब कुछ तो ठीक था, सुपर हाईवे व्हाट डू यू कॉल इट, सो दैट वाज ग्रेट। बट एज सून एज यू एंटर बैक इनटू द सिटी, जैसे ही कराची के हदूद में हम वापस आए और कराची के अंदर आ गए तो जो सड़कों का हाल है, मतलब इट फेल्ट वेरी सैड। और इतना हमने उसके बारे में डिस्कशन की कि वी वर कंपेल्ड कि हम यहाँ जरूर मेंशन करेंगे। जैसे ही मैं अपनी गली में आया तो बारिश का पानी तो उतर गया। अब माशाल्लाह चूंकि गटर चौक कर चुके हैं तमाम इलाकों के, तमाम तो नहीं एटलीस्ट हमारे इलाकों के, तो बहुत ज़्यादा इलाकों के अब वो गटर उबल उबल कर जो हैं वो आपको खुशगवार एहसास दे रहे हैं। ये कोई सुबह सुबह बात है। खैर एनीवे, तो वी वर जस्ट फीलिंग बैड फॉर आवर सिटी के सड़कें ठीक होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना, सहूलत को फराहम करना लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है एंड दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। अच्छा जी, ये तो so we are going to indeed talk about cricket. We are really excited. I was so happy just by the way footnote कि कल हम जीत गए मैच, क्योंकि बड़ा ही डर भी लग रहा था और एक छोटी सी खुशी चाहिए होती है आपको। वैसे तो बहुत सी खुशियां चाहिए होती हैं, लेकिन क्रिकेट में आजकल कम ही मिल रही है। सो कल वी वर ऑल, आपकी तो लाइट नहीं गई हुई थी कल भी। हाँ, लेकिन क्रिकेट तो आप अपने उस पर भी देख सकते हैं ना। तो अच्छा, एनीहाउ अभी हम जरा कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल का तस्करा करेंगे। अब चूंकि ये शहर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया है, वैसे तो बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि वही बात है ना, जो कमाऊ पूत होता है या फिर जो चीज़ आपको बेनिफिट कर रही होती है उसको आप बड़े ख्याल से रखते हैं, लेकिन कराची का गालिबन किसी ने ख्याल किया नहीं। बारिशों से मुतासरा कराची के आवाम की हौसला अफजाई के लिए आर्मी चीफ कराची आ गए। अपोजिशन लीडर भी आज पहुंच रहे हैं। वजीर आजम कराची के बजाय फिर लाहौर चले गए। इस ताखीर का तहरीक इंसाफ कराची को सियासी नुकसान हो सकता है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़श्ता रोज एक्चुअली 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं और बारिश से मुतासरा इलाकों का उन्होंने फजाई जायजा भी लिया है। बिल्कुल, और आपको बताएं नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी आज कराची आ रहे हैं। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान ने कराची जाने का ऐलान किया तो शहबाज शरीफ ने भी टिकट कटा लिया, तो लिहाजा उनका ये कहना है कि उन्होंने किया था तो इन्होंने मैं भी करके नहीं आगे चले जाते। बट आपको ये भी बताएं कि पंजाब की जानिब से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर पंजाब भी कराची पहुंचे। हम इस मुश्किल वक्त में आप लोगों के साथ हैं। आपको मालूम है कि पहले कोविड-19 का बहुत बड़ा चैलेंज था, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो बहरान है हमारा बारिश की वजह से, इस पे भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है हम जो है लोग काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म कराची तशरीफ लाकर यहाँ बैठकर इसी गवर्नर हाउस में इंशाअल्लाह वो अपना ये प्लान अनवील करेंगे, लोगों को बताएंगे और आपको अंदाज़ा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की ज़रूरत थी कराची। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जुमेरात के रोज़ कराची आने का इम्कान है उनका, और फिर जुमे की तारीख दे दी गई। इमरान खान साहब जुमेरात को इंशाल्लाह कराची आ रहे हैं। कराची में इस वक्त जो है ना लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देने की ज़रूरत है, और उसमें यह कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठ के ये तय करें कि भाई इस शहर के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जुमे को करेंगे। तो क्या डिसाइड हुआ जुमेरात के जुम्मा? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसाइड करना है ना, मुझे नहीं। तो कंफ्यूजन है ना कि क्या कब आएंगे। खैर एनीवे, इससे पहले
बस भाई जुम्मे को आएँ या हफ्ते को आएँ या जुमेरात को आएँ, बस आ जाएँ, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म की राह तकरा है कराची और पर्टिकुलरली कराची वाले, क्योंकि कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मैंडेट दिया था। इससे पहले हमारे ही प्रोग्राम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म के कराची न आने की दिलचस्प तावील भी पेश की थी, वो भी सुनिए ज़रा। लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि जी कम से कम आके यहाँ रोड पे खड़े तो हमारे साथ। देखिए वज़ीर आज़म का आके रोड पे खड़े होना एक फ़ोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने तकलीफ ही पहुँचानी है। जो एजेंसी जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनके काम में रुकावट ही हो सकती है। वज़ीर आज़म के आके रोड के बीच में फुल बूट्स पहन के और रेन कोट पहन के और टोपी पहन के खड़े हो जाएं, फिर फोटो ऑप या फोटो सेशन तो हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो बाकी जो लोग नहीं तो हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब सदर भी जब नहीं थे सदर पाकिस्तान, तब आपको याद है वो भी लॉन्ग बूट पहन के और कश्तियों के साथ कराची में घुमा करते थे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब, क्योंकि कराची ने उन्हें भी मुंतखब किया जाहिर है। फिर एक और कराची से मुंतखब साहब हैं फैसल वोबदा साहब, वो LOC तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बारिशों में नजर आया आपको? नहीं, इस बार वो LOC तक पहुंचना आसान है, बस अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे ना, आपको हालात वो तो पता ही है। में बाइक पे भी नजर आते थे, बाइक लेके निकल जाते। बस खैर इसका हम क्या कह सकते हैं, लेकिन लगता है ऐसा है कि उनको भी मिस किया गया, विच इज बेसिकली लोगों ने इन सब लोगों को मिस किया, बहुत याद आए सारे लोग। अच्छा जी, आपको बता दें कि इमरान खान पहले भी कई बार कराची आने का ऐलान कर चुके, लेकिन नहीं आए। जुमे को वजीर आजम आते भी हैं तो तूफानी बारिश को एक हफ्ते से जायद हो चुका होगा। कराची ने PTI को किसी भी शहर से ज़्यादा नशिस्तें दी हैं। वजीर आजम का कराची के लिए वक्त ना निकालना, और वो भी जब कराची ने बदतरीन हालात का सामना किया, खुद तहरीक इंसाफ के लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। अच्छा, ये जो आप मनाजिर है ना, ये आपको लग रहा होगा कि हम आपको 5-6 दिन पहले के मनाजिर दिखा रहे हैं, जब पानी खड़ा था जगह जगह से निकासी आपका मामला जो है था वो हल नहीं था, लेकिन ये आज और कल के मनाजिर हैं। ये तो पर्टिकुलरली आज के मनाजिर हैं। आप देख लें कि जब नाले जहाँ पर बरसाती पानी ने बहना है वो कूड़ा करकट और कूड़े करकट के साथ कूड़े के ड्रम भी चले जाते हैं उसमें। हाँ, बल्कि इसको नाला ना कहें, इसको कूड़ा कहें। और ये इर्द गिर्द की आबादियाँ माशाल्लाह आप देखें तो तजावुज़ात यहाँ पर कायम हो चुकी हैं। ये एक लंबी तवील बहस है कि किसने नालों पे ये तजावुज़ात और ये आबादियाँ बनने दी गई, लेकिन दीज थिंग्स आर देयर और इनको ज़ाहिर है इन लोगों को भी कहीं और शिफ्ट करना है, ये जगह भी खाली करनी है। The bottom line is कि these are not easy decisions, these are definitely tough decisions कि ये तजावुज़ात जिन्होंने बनाई हैं, जिन्होंने अपने घर बना लिए हैं, उनको कोई अल्टरनेट जगह दी जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आपके लिए हम कोई और अल्टरनेटिव जगह बना रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह नहीं है। गलती भी अगर हुई है, NOCs भी गलत दिए हैं, करप्शन थी, जो भी था, बट इट कैन नॉट गो ऑन एनी मोर, क्योंकि ये और ज़्यादा बुरा होगा। बाय द वे, खयाबान बुखारी है DHA में एक बड़ा अपस्केल लोकेलिटी। खयाबान इत्तेहाद में, इत्तेहाद कमर्शियल पे तो रात को कहीं मुझे पता लगा है कि लाइट आई है, खयाबान बुखारी पे तो शायद अब तक। अच्छा, लाइट के साथ गैस भी नहीं है इन इलाकों में। लिटरली बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तक, और खयाबान बुखारी और खयाबान इत्तेहाद और मुस्लिम कमर्शियल पे इतने बड़े बड़े फर्नीचर शोरूम्स हैं और इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल दुकानें हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों का माल रखा हुआ है, वो सब तबाह हो गया। आपको पता है इन लोगों के नुकसान का इजाला कौन करेगा? और क्यों किसी को ये बर्दाश्त करना पड़े? वाई व्हेन दे आर पेइंग देयर टैक्सेस दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, वरना तो आपको पता है आप रहने नहीं देंगे उनको वहाँ। व्हेन समबडी इज डूइंग अ बिजनेस एंड डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक, फिर भी उसको ये भुगतना पड़े, तो हर चीज़ तो आप आफत पे नहीं डाल सकते। ऐसी आफतें और भी बड़ी दुनिया में आती हैं, लेकिन शहर जो होते हैं इक्विप्ड होते हैं टू टेक देम। एंड ऑनेस्टली ये बारिश जो थी बहुत ज़्यादा थी फॉर कराची, अदरवाइज एनीवेयर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं थी। कराची रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रही हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत बड़ा सिलसिला नहीं था बारिश का। ये बिल्कुल गलत होगा कि बारिश पे ब्लेम कर देना कि बारिश बहुत ही ज्यादा होगी। तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची आ रहे हैं, बारिश मुतासरीन से मिलेंगे, हाल अहवाल जानेंगे। वज़ीर आज़म शायद जुमे या जुमेरात को आएंगे, आप कुछ बताएंगे कि कंफर्म उन्होंने क्या वक्त क्या डेट दी है?
अच्छा देखें, हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मीटिंग हुई थी और मेरी ज़ाती तौर पे उनसे ख़ुद बात हुई थी। हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर आके ज़मीन पे भरे हुए पानी को पीपल्स पार्टी के 12 साल की नालायकियों की देखना है, या उन्होंने वहाँ पर बैठ के प्लान फाइनलाइज़ करके उसके बाद यहाँ पर आना है। हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें ये ख़ुद बात बताई है कि 4 से 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में फाइनलाइज़ कर लिया गया है कि वो कराची के लिए उन्होंने क्या करना है, जैसे कि पीने का पानी हो गया, स्टॉर्म ड्रेन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और गार्बेज कलेक्शन का निज़ाम। अब देखें, ये वो काम नहीं है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इन मामलात को देखेगा। ये तो वो चीज़ें होती हैं जो मेयर देखते हैं, जो कि काउंसलर्स देखते हैं। बट स्टिल क्योंकि कराची आइट्स हैं, कराची आइट्स ने एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, तो वज़ीर आज़म साहब ने ये फाइनलाइज़ किए हैं 4 चीज़ें, जिसके ऊपर अब एक कमेटी भी बन गई है जिसमें असद उमर साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से उसकी सरबराही कर रहे हैं और इसका प्लान भी तकरीबन फाइनलाइज़ हो गया। ये डिसाइड हो गया है कि कौन सी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ होंगी, फ़ंड जो हैं वो कौन सी सोर्सेज से आएगा और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको इन चारों डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। हालांकि खुर्रम शेर जमान साहब, सपोर्ट के लिए भी आया जा सकता है और एक हफ्ते में 2 दफ़ा भी आया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। घंटे घंटे की ट्रिप्स भी किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म है आफ्टर ऑल, और हमारे मुल्क में 2 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची है। आफ्टर ऑल मुल्क को 70% से ज़ायद रेवेन्यू देने वाला शहर है। पीपल डू दैट ऑल द टाइम कि वो एक दिन में ही ट्रैवल कर लेते होते हैं, तो किया जा सकता है। चलिए छोड़े वज़ीर आज़म को, छोड़ें। ये बताएं कि गवर्नर पंजाब ने बताया है कि कराची का हाल देखने वो कराची आए हैं रादर, तो कराची में तो ग़ालिबन तहरीक इंसाफ के भी एक गवर्नर मौजूद हैं, तो फिर चौधरी सरवर साहब ने क्या करना है फिर आके? वो भी एक फ़ोटो ऑप होगी या फिर हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? मैं आपको बताऊं जो हालात हमारे हैं, आप देखिएगा अमेरिका से भी गवर्नर आएगा यहाँ पे देखने के लिए और बाकी ममालिक से भी आएंगे। लोग हैरान हैं कि ये कैसा शहर है जो कि बर्बादी के ऊपर है, ये कैसा शहर है कि जहाँ पे एक हुकूमत 12 साल से इक़्तिदार के अंदर है। लोग हैरान हैं, गवर्नर साहब हैरान हैं कि ये कैसी नालायक हुकूमत है जो 5 दफ़ा इक़्तिदार के अंदर आई है लेकिन आज भी शहर के मसले हल नहीं कर पाई है। लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो सारी तस्वीरें देख रहे हैं, तो जाहिर है कि सरवर साहब भी सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के गवर्नर हैं। लोग कंसर्न हैं, इससे कम से कम देखें मैसेज जाता है कि हम फ़िक्रमंद हैं। सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म या हमारे सूबे सिंध के गवर्नर नहीं, हमारे बाकी सूबों के गवर्नर भी कंसर्न है कराची के लिए। हर कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है, KP वाले भी डालना चाहते हैं, लोग मदद करना चाहते हैं। हर किस्म, हर शख्स की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। और आप देखिएगा कि ये जो वैसे भी सिंध के चर्चे तो पूरी दुनिया के अंदर हैं कि एक ऐसी हुकूमत यहाँ पे मौजूद है जो सूबे सिंध में लोगों को ना पीने का पानी दे सकती है, ना स्कूलों में तालीम दे सकती है, ना हॉस्पिटल्स में इलाज दे सकती है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। और ये सूबा सिंध है जिस सूबे का जो चेयरमैन है, जो लीडरशिप है वो बिलावल जरदारी है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हैं। एक नालायकों का टोला है पूरा जो कि 12 साल से इस सूबे को ठीक नहीं कर सका है। अच्छा खुर्रम साहब, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि सारे लोग आएंगे, सारे लोग कंसर्न हैं और सबसे ज़्यादा कंसर्न तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म को होना चाहिए क्योंकि वो कराची से मुंतखब होकर इलेक्शन जीत भी गए थे, ऑल्दो बाद में उन्होंने सीट छोड़ दी। अब ये बता दें कि कराची की बारिशों में सबसे ज़्यादा मसाइल उन इलाकों में नज़र आए हैं जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत ही देखती है, और इसलिए यहाँ के रहने वाले जो शिकवा कर रहे हैं वो आप ही से कर रहे हैं और उन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? देखें जी, ये शहर वो है जो कि हमारे कायदे आज़म की जो बर्थ प्लेस है, वज़ीर मेंशन, अगर आज आप जाके देखें तो सबसे ज़्यादा तबाह उस इलाके का है। तो ये हुकूमत तो देखें जो कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है, खारादर का इलाका, उसको भी ठीक नहीं कर सकती है। मैं गया हूँ तो वहाँ पे वेस्ट लाइन तक पानी था। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि हमारे जो एरियाज़ हैं, जैसे कि आपने मेरे ख्याल से आई एम श्योर आप डिफेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखें लोगों ने एहतजाज किया, लोग गए, लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, तो वो ये हकीकत है। देखें ना कि मैं इस बात को डिनाई तो नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने आप को ठीक करना है, हमने अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है। मेरा ज़ाती जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमने ये जो मौजूदा बारिशें हुई हैं और जो तबाही आई है, इसको हमने अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने इस बात को मेक श्योर करना है, एक मिसाल बनानी है। सिर्फ हमने नहीं, साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो कि आइंदा आने वाले सालों में अब जो बारिशें आएंगी ये तबाही वापस ना हो।
होपफुली के आइंदा आने वाले सालों में ये तबाही वापस ना हो, लेकिन हमें याद है कि एक पूरा इलाका आबाद कर दिया गया विदाउट द ड्रेनेज लाइंस, और उसके बाद वहाँ पे सड़क के बीच में ड्रेनेज लाइंस बनाई गई, और अगर उनका भी कोई फ़ायदा ना हो तो आई वंडर कि कैसे ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसको तो स्क्रैच से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। अच्छा जी, इसी पे हमने मज़ीद बात भी करनी है, और क्योंकि कभी कभार आप किसी से सवाल करते हैं, जो जवाब आते हैं उनसे इतने ज़्यादा ढेरों सवाल और बन जाते हैं क्योंकि वो आप सेटिस्फाई नहीं होते उन जवाबों से, तो कुछ तज्जिया भी हमने करना है। मज़हर अब्बास साहब इज़ गोइंग टू बी जॉइनिंग अस। और कराची सबकी तवज्जो का मरकज़ है, और सरप्राइजिंग बात यह है कि वज़ीर आज़म होपफुली इंशाल्लाह आएंगे जुमेरात या जुमे को। नहीं, लेकिन वो कल लाहौर चले गए, तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग एंड वंडरिंग के लाहौर में आई एम श्योर के बहुत ज़रूरी काम होंगे वज़ीर आज़म को, लेकिन इस वक्त कराची से ज़्यादा ज़रूरी काम पूरे मुल्क में है नहीं, क्योंकि एक शहर तबाह हो चुका है, आफत ज़दा करार दे दिया गया था इस शहर को, अभी तक लोगों की हालात ज़िंदगी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। So this had to be the priority. लेकिन शहरियों का एक्सपेक्टेशन कि वज़ीर आज़म आएँ और ज़रूर आके हालात देखें इधर, ये क्या गलत एक्सपेक्टेशन है या कि नहीं है, ये ज़रूर हम और मेरी बात सुने, अगर वज़ीर आज़म को अगर फ़ज़ाई जायज़ा कराया भी जाएगा इसके बाद शहर का, तो फ़ज़ाई जायज़े में आपको 6-6 फुट पड़े हुए गड्ढे शायद उतने वाज़े नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट तमाम जगह से पानी उतर चुका है। तो आई वंडर कि फ़ज़ाई जायज़े का क्या फ़ायदा होगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहरियों की एक एक्सपेक्टेशन है कि वज़ीर आज़म भी आएँ। अब कितने दिन हो चुके हैं, अभी आपसे बात करने से पहले खुर्रम शेर ज़मान साहब से हम बात कर रहे थे, और उनका ये आइडिया था कि जी वो क्यों आएँ, अब सब कुछ हो चुका है और एक फ़ोटो आपके लिए क्यों आएँ। वेयर एज गवर्नर पंजाब का आना उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जस्टिफाई कर दिया कि आफ्टर ऑल वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका भी दिल जो है वो बड़ा हर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन कराची। वज़ीर आज़म का नहीं बनता कि फ़ौरन से आ जाएं? देखिए, खैर बादशाह आदमी है, मर्जी है, आए नहीं आए, असल चीज़ ये कि काम कर जाएं। दूसरी ये कि जिस तरह आपने अभी कहा कि फ़ज़ाई जायज़ा, यानी ज़मीन का फ़ज़ाई जायज़ा जब लिया जाता है तो बुनियादी तौर पे उन्हीं चीज़ों की निशानदेही की जाती है जो आपको ब्रीफ़ किया जाता है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको पता चलता है। बड़ा अच्छा है अगर इमरान इस्माइल की मोटर बाइक्स लें, इमरान इस्माइल साहब के साथ जाएं, शहर को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि सड़कें कहाँ से किस किस तरह खुदी हुई हैं। लेकिन खैर ये हमारी शायद अफसानवी बात लगती है, हालांकि बहुत से ममालिक में प्रैक्टिकली यही होता है। वहाँ के सदूर वज़ीर आज़म, वज़ीर इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है। कभी भी आपको शहर का सही अंदाज़ा हो नहीं सकता अगर आप उसका ज़मीनी जायज़ा नहीं लें। कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप अगर औरंगी टाउन नहीं जाएं, सुरजानी टाउन नहीं जाएं, इन इलाकों में नहीं जाएं। आखिर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। इमरान खान इसी शहर से मुंतखब हुए हैं, आरिफ अलवी साहब इसी शहर से मुंतखब हुए हैं। ज़रा आरिफ अलवी साहब जहाँ रहते हैं उस सड़क पर जाकर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जगह जगह से पानी खड़ा हुआ है। अभी एक नया ब्रिज फ्लाईओवर बना था, उसके नीचे जो सड़क थी वो सारी बैठ गई है। ये चीज़ें आपको सिर्फ उस वक्त पता चल सकती हैं जब आप गवर्नर हाउस से निकलें और आप शहर का, जब आप वज़ीर आला हाउस से निकलें तो आपको शहर का अंदाज़ा होता है। जब आप गाड़ियों में जाते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो जाहिर है वो हमेशा आपको ऐसी जगहों से ले जाते हैं जहां से आपको अंदाज़ा नहीं होता। ये शहर 2.5-3 करोड़ का शहर है, जाहिर है आप हर गली कूचे नहीं जा सकते, लेकिन जो बुनियादी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनसे जाकर आपको एक जनरली अंदाज़ा हो जा सकता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन अब हमें देखना ये है कि जब वज़ीर आज़म आएंगे वो किस तरह का पैकेज ऐलान करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनकी प्रायोरिटीज़ में हैं और कितने फास्ट पेस पर ये चीज़ें होंगी। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होते हैं, यहाँ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीशन या तो होती नहीं है और या होती है तो इतने सालों बाद होती है कि उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे है, लियारी एक्सप्रेसवे कितने साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था और कितने साल बाद मुकम्मल हुआ, लेकिन वो भी जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। कराची मास ट्रांजिट तो एक ख्वाब रह गया, वो तो अब मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल भी नहीं रहा। इसी तरह सर्कुलर रेलवे में इफ़ और बट्स इतने लगा दिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर आएँ
और उन सारे लोगों को लेके बैठे हैं। अच्छा, ये जो तासुर है, ये बिल्कुल सब लोगों को लेकर बैठना चाहिए। ये जो तासुर, ये बयान भी आया कि जी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको लगता है कि ये लोग कभी भी मिलकर काम कर सकते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात, सूबाई वज़ीर इत्तलात की अलहदा चपकलिश चल रही है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर तो इत्तफाक हो नहीं सका। वो कहते हैं कि जी हमें इत्तफाक राय की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। इज़ दैट इवन पॉसिबल? कोरोना जैसे मामले पर तो कुछ इत्तफाक राय हो नहीं सका था इन लोगों के दरमियान, तो अब कराची की बेहतरी, जहां पर फंड्स भी रिक्वायर्ड हैं, जहां पर बहुत सारे और मामलात भी हैं, उसमें कैसे मिलके चल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिलें। जब मिलते ही नहीं तो मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? True. दूसरी चीज़ नियत। अगर आपकी नियत है कराची को बेहतर बनाने की तो कराची बेहतर हो जाएगा। जाहिर है अब जितना डैमेज हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी आप कम से कम आगे के मंसूबे ऐसे बना सकते हैं कि कम ये चीज़ें ना हों जो पहले हो चुकी हैं। ये चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि जी किसी शहर में इस तरह की कुदरती आफत हो तो वो दुरुस्त नहीं हो। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, तबाही भी आती है, लेकिन क्या मैंने अपना काम किया है उन चीज़ों को रोकने के लिए? अहम बात यह है, और वो नहीं किया मैंने। कराची सतह समंदर से नीचे है, तो आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए उसके इर्द गिर्द जो फीजिबल ही नहीं थे। इसी तरीके से आपने ऐसी ऐसी आबादियां आबाद कर दी, ना ड्रेन सिस्टम उनको दिया, ना पानी की सप्लाई। आप सोचें कि आपके पास बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती। आपके पास वाटर टैक्स आता है, पानी नहीं आता। आपके पास गैस का बिल आता है, गैस कनेक्शन नहीं आते। ये आपके पास वो आता है, खाकरोब आते हैं, चाहे वो केएमसी के हों, दूसरे के हों, वो पानी में झाड़ू चला रहे होते हैं, जिस तरह आपने फुटेज देखी होगी। माशाअल्लाह। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं, हमने प्रायोरिटीज भी नहीं। ये किधर थे? आमिर लियाकत साहब शायद डिफेंस में ही फंसे रह गए, अपने इर्द गिर्द उनके घर की बड़ी सूरत हाल खराब बनाई है कुछ सोशल मीडिया पे। उनके हल्के में भी बुरा हाल ही था। ओबदा साहब भी हमें कहीं बाइक पे घूमते हुए नजर नहीं आए। खैर सदर मुमलिकत तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी पहले बारिशों में बड़े यहाँ होते थे। और शायद शहजाद कुरैशी वगैरह, आफ्ताब सिद्दीकी वगैरह तो नजर आए थे। इसके अलावा कोई नहीं नजर आया। ये लोग नजर नहीं आए जिनका काम था, और गवर्नर पंजाब को फ्लाई इन करवाया गया, तो ये भी समझ नहीं आई जो इधर एग्जिस्टिंग है, इन लोगों के जो कराची के ही हैं। आलमगीर खान भी। देखिए, हमारी तो ये दुआ होती है कि वज़ीर आज़म का भी ये शहर हो, सदर का भी ये शहर हो, वो इसी इलाके में कभी कभी आ जाया करें ताकि वो इलाके साफ हो जाया करें। यही हम आप देखें कि जब गवर्नर हाउस के सामने जब पानी खड़ा हो तो आप बाकी का अंदाज़ा कर सकते हैं। और गवर्नर हाउस के सामने आज पानी नहीं खड़ा। मैं 30-35 साल से देखता हूँ, उसी सड़क से मैं जाता था जब स्टार अखबार में काम करता था। उस वक्त भी पानी खड़ा होता था, आज भी पानी खड़ा होता है। इसका मतलब ये कि आपने कोई एक काम ऐसा नहीं किया और कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि कराची में कम से कम सिविक इश्यूज एड्रेस किए गए हों। नहीं हुए। ये इस शहर में सर्कुलर रेलवे था, इस शहर में ट्राम चला करती थी, इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी, सब खत्म कर दी गई। तो शहर जितना था उतना भी नहीं रहा, और इसको अब सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता है। सोने का अंडा उठाते हैं और निकल जाते हैं। अगर आपने इस शहर को बेहतर बनाना है तो इसको प्रॉपर एक बल्दिया को मुकम्मल इख्तियार देना होगा। ये जितनी सिविक एजेंसीज हैं उसको एक अम्ब्रेला के तहत लाना पड़ेगा। चाहे वो सिंध गवर्नमेंट लाए, 2013 के एक्ट को तब्दील करके लाएं, 2001 के एक्ट को बेहतर बना के लाएं, 2011 या 12 के सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को लेकर आएं। कुछ भी करें, लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला आप जब तक नहीं लाएंगे, इस शहर की अपनी मकामी पुलिस नहीं होगी। इस शहर में जितनी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ वगैरह को जिस तरीके से जितनी करप्ट हो गई हैं, जितनी करप्शन इनके अंदर डीप रूटेड है, वाटर बोर्ड के अंदर आप अफसरान की जायदादें मालूम करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीपापोती करते रहेंगे, हम सिर्फ टूटी हुई इमारतों की मरम्मत करते रहेंगे, बुनियादें नहीं ठीक करेंगे। कायदे आज़म की अपनी रेजिडेंस जो है पिछले 6 दिन से
वो उसके अंदर गटर का पानी मौजूद हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मज़हर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और वाकई समबडी, एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई 2-3 लोग, a few individuals have to be answerable for this whole city। यहाँ पे इतने ज़्यादा हिस्से बखियों में बिखरा हुआ है ये शहर कि एक अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी, एक बोर्ड, दूसरा बोर्ड, एक म्यूनसिपैलिटी, एक कमेटी, एक काउंसिल। ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी, इट ऑलमोस्ट फील्स के सब इसीलिए बनाया हुआ है ताकि किसी को भी कोई आंसरेबल ना हो, क्योंकि वो बस आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है कि भाई मेरा काम नहीं है, इसका काम है। तो लिहाजा इतना तितर बितर कर दो इस सारी चीज को कि किसी को पिन पॉइंट ही ना किया जा सके कि कसूर किसका था। अच्छा, या फिर किसने ठीक करना है। जाहिर है ऐसे किसने ठीक करना है, ऐसे में वो लोग भी मदद को आते हैं जिनकी प्राइमरी जॉब है नहीं ये सब कुछ करना, लेकिन वो तो कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग मदद को आते हैं। और ये कुछ तस्वीर हम आपको, ये पर्टिकुलरली ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं जब सिंध रेंजर्स के जवान जब लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे स्ट्रैंडेड जो सड़कों पर थे। आप ये देखें कि किस तरह से लोगों को निकाला गया है। दिस इज अ वेरी हार्ट टचिंग पिक्चर। मैं आपको एक बात बताऊं, कल परसों मैंने एक ट्वीट किया और मैं बहुत ही फील करूं तो फिर किसी चीज़ के बारे में ट्वीट करती हूं कि जब भी हमारे इस शहर कराची में कोई आफत आई है, कुछ भी हुआ है, द ओनली पीपल दैट यू सी अराउंड वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है और प्राइमरीली सिंध रेंजर्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं कुछ करते हुए। और आप वाकई ये फील करते हैं कि अगर ये भी ना होते आपकी मदद के लिए तो कौन होता फिर। तो लिहाजा दीज आर द विजुअल्स दैट मेक यू फील कि चलो कोई तो है जो कोई सोच रहा है। हुकूमत के एक्चुअली अलावा सारे ही होते हैं, सारी फलाही तंजीमें काम कर रही होती हैं, सारी फलाही जिसका काम है वो नहीं कर रहे होते हैं, जिनका रेंजर्स आ जाती हैं, पुलिस ने भी अपनी पुलिस आ जाती है। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस को किस तरह हमने काम करते हुए देखा है, दुख हो रहा था उनके ऊपर। लेकिन आप ये देखें ये इनका काम नहीं है प्राइमरीली जो ये कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अब कोई नहीं करेगा तो किसी को तो करना है। एंड थैंक गॉड फॉर देम, अदरवाइज तो बहुत ही शायद मुश्किल हो जाए। अफसोस की बात अब्दुल्ला वही बात है कि सिस्टम्स अगर बेहतर हो जाएं तो सारे अपने अपना काम करें ना, और कोई करे भी ना। देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी डन। अच्छा जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स। वंस अगेन हम आपको यहाँ दावत दे रहे हैं कि अगर अभी भी आफ्टर 6 डेज इन कराची और सिंध में और जगह भी अगर आपके यहाँ से पानी वगैरह नहीं हटा और कोई निज़ाम ठीक नहीं हुआ, बिजली वापस नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ ट्वीट करें एंड वी विल हाईलाइट देम। आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा ट्विटर हैंडल है। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आप बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी ना जीत पाया और T20 भी हमें हाल पता चली गया है। तो अजहर अली और बाबर आजम की बतौर कप्तान काबिलियत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आपको कप्तानी में मसला क्या नज़र आया? अ लॉट ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मिसबा की अपनी एक टीम थी, उनसे पहले इमरान खान की अपनी एक टीम थी, सरफराज की भी कुछ हद तक, सरफराज अहमद की भी अपनी एक टीम निशानी थी, पता चलता था कि इनकी टीम है। आई थिंक वो अभी तक अजहर के साथ हो नहीं पाया है। और आई थिंक एक तो इसमें प्रॉब्लम थी अजहर का अपनी जो बैटिंग फॉर्म उनकी थी, वो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो आखिरी टेस्ट में सेंचुरी बनाई, फिर दूसरी इनिंग्स में भी अच्छा खेला उन्होंने। आई थिंक उससे उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन आई डोंट नो अगर वो लॉन्ग टर्म एक ऑप्शन अभी भी है। मुझे ये थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि वो खुद भी थोड़े से रिलक्टेंट थे कैप्टन बनने में। एक बार वो वनडे कैप्टन भी रह चुके हैं और वो उन्हें वहां से हटाया गया था कप्तानी से, और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, मुश्किल एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि 100% शायद ये खुद भी शायद टेस्ट कैप्टन ना बनना चाहें। तो वहाँ पे इश्यूज हैं डेफिनेटली। पाकिस्तान के पास इतने सारे कोई ऑप्शंस नहीं हैं, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है कि आप अजहर को हटा दें तो कोई और भी आ जाएगा। कुछ लोग शान मसूद का नाम लेते हैं, लेकिन आई थिंक शान को अपनी ओन बैटिंग पे भी थोड़ा सा काम करना है बिफोर वो सोच सकें कि भाई उन्हें कप्तान आप बना सकें। तो पाकिस्तान के पास इतने कोई ऑप्शंस भी नहीं है। बाबर की जहां तक कैप्टनसी का है, देखिए वो पिछला जो T20 एक ही T20 आई मीन सीरीज जीते नहीं पाकिस्तान ये, लेकिन पहला मैच टफ गया था और उसमें आई थिंक जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की वो बॉलिंग की भी थी कुछ हद तक, लेकिन आई थिंक बैटिंग में भी पाकिस्तान की जो लाइनअप है, जो प्लेयर्स आपके पास हैं T20 में, वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वी विल एग्री विद यू कि अजहर अली की मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी, टेम्परामेंट से भी लगता नहीं है दैट ही इज एंटायरली कंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है। एट द सेम टाइम अब उस्मान ये बताइएगा कि मिसबाह उल हक इस दफ़ा अकेले नहीं गए थे,
बैटिंग और बॉलिंग कोच की एक अपनी कोचिंग टीम बनाकर लेके गए थे। सॉर्ट ऑफ नताइज ज़ाहिर है किसी की भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन आपकी नज़र में क्या ये तरीका कार ही बेहतर है या फिर हेड कोच के साथ स्पेशलिस्ट कोचेस वगैरह हो, या फिर एक ही कोच होना चाहिए हु शुड बी आंसरेबल फॉर एवरी डिपार्टमेंट? आई थिंक ज़रूरत है। आई डोंट थिंक ये हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे कोचेस आ गए टीम में। आई थिंक ज़रूरत है इन स्पेशलिस्ट कोचेस की, लेकिन जो चीज़ पीसीबी को देखनी है, मैं फिर कहूँगा कि वो मिसबा का जो डुअल रोल है एज कोच और चीफ सेलेक्टर, आई थिंक वो पीसीबी को एक उस पर नज़र लगानी पड़ेगी कि वो कोच ये जो पोजीशन है ये चल सकती है ऐसी या नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान फॉर स्पीकिंग विद अस। तो लिहाजा अ लॉट नीड्स टू बी डन, कुछ चेंजेस भी आने चाहिए टीम में, मेजर चेंजेस, ताकि हम कुछ बेहतरी ला सके। अच्छा, अभी हम इससे पहले कराची की सूरत हाल का तस्करा कर रहे थे। वजीर मेंशन की हम बात करेंगे। कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश है, इसकी काफ़ी बात हो रही थी। ये कल, ये अगर आपको लग रहा है कि बारिश के 1 घंटे बाद के मनाज़िर हैं, नहीं, ये कल के विजुअल्स हैं। आई वंडर कि इस पे इतनी बात हो चुकी है, इस पे इतनी बात हो चुकी है, क्यों सिंध गवर्नमेंट प्रायोरिटी लेकर इस इलाके को सबसे पहले क्लियर नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया ने यहाँ पहुँचना है, ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखने हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज़ अ सजेशन टू द सिंध गवर्नमेंट के किसी के मुंह चुप कराने के लिए भी कोई काम कर लेना चाहिए, तो लिहाजा ये वो वाला काम होता, वरना ये तो वो आइकॉनिक चीज़ है कि इसको बार बार मेंशन किया जाएगा। एनीवे, So there's going to be some great music in the show as well, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि शेख रशीद साहब की किताब जो है ना, वो तो एक हमने पढ़नी है। Which is very strange। देखें, और किताबें भी आई हैं इससे पहले और बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये शायद तनकीद नहीं हो रही थी, लेकिन फैक्चुअली बात हो रही थी। बट कमिंग फ्रॉम शेख रशीद हु इज उससे थोड़े ऑफेंड हो गए हैं कुछ लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि 2014 की किताबें जो है ना, वो किसी एक टाइम पीरियड के लिए नहीं लिखी जाती हैं। किताबें फिर ताहयात होती हैं, ताहयात नहीं, इनफैक्ट फॉर द इटर्निटी होती हैं, तो उसमें गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन खैर शेख साहब तो एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी होगी कि मेरी किताब के बाद क्या होने वाला है, बल्कि शायद इसीलिए लिखी गई हो। बट एनीवे, आपको बताएं उनका क्या क्या कहना है। बीच में 2014 के धरने में पीटीवी पर हमले का मंसूबा इमरान खान के कंटेनर में बनाया गया। शेख रशीद की किताब में इंकशाफात तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर सवालात उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऐसे किसी मंसूबे से हमेशा इनकार करती आई है। ऐसी बातें तहरीक इंसाफ को परेशान कर सकती हैं। शेख रशीद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में लिखा है, इमरान खान हर हाल में नवाज शरीफ हुकूमत गिराना चाहते थे। कौमी असम्बली और टीवी स्टेशन जाने का फैसला कंटेनर में हुआ। जावेद हाशमी फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। शेख रशीद ने लिखा है कि इमरान खान अपनी तहरीक को ताहिरुल कादरी की तहरीक से अलग रखते थे। पीटीआई के 34 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया तो सियासी ज़लज़ला आ गया। किताब में ये इंकशाफ भी किया गया कि लंदन में ताहिरुल कादरी और इमरान खान की मुलाकात के दौरान धरने और एहतजाज के तमाम तर मामलात तय पा गए थे। अब इस पे हम किससे बात करें? मेरा ख्याल है खुद शेख साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि और क्या कुछ है जिस पे अभी मजीद शायद तूफान आए। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब आपकी किताब की जो बातें अब तक सामने आई हैं वो बड़ी तहलका खेज हैं। आपका सियासी करियर तो जाहिर है ही, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात भी अब सामने आ रहे हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब हुकूमत में आपके साथी भी हैं। आपने अपनी किताब में लिखने के लिए लिखा है कि आप लिखने के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार क्यों नहीं किया, बिकॉज यू स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। तो मे बी आपके दोस्त शायद नाराज हो गए हों या हो जाएं। इन सिंपल वर्ड्स, किसी को मुश्किल में नहीं डाल रहा। सारी बातें जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं और मैं रिटायरमेंट नाला लई और ML1 के बाद मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ। और वरना अगर मेरे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं तो मैं तो फिर इलेक्शन नहीं छोड़ता। मैं इलेक्शन इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरे शहर के मसले मुकम्मल हो जाएं। और इस आप देखें, सैलाब में भी रावलपिंडी में कोई हलाकत नहीं हुई। हमने 2 महीने पहले मनसूबा बंदी की, नाला लई की, और बैरियर टाउन और कमिश्नर के तावन से इस सारे नालों को और सारे छोटी छोटी नालियों को भी हमने साफ़ किया। और अगर कोई वक्त आया तो कोई बात नहीं, वक्त भी अल्लाह की तरफ से होता है।
चलें ठीक है, आपने ये बता दिया। अब ये बताएं शेख साहब कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि धरने के दौरान PTV पर हमले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये बार बार बात दोहराई गई है। तो अब आपकी किताब में ये बात सामने आ रही है कि हमले का फ़ैसला ही इमरान खान के कंटेनर में हुआ था, तो आप इसके, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसके हामी थे या नहीं थे, ये आप बताएँगे या फिर हमें भी किताब पढ़ के ये तफसीलात जाननी पड़ेंगी? देखें, हमले का फ़ैसला नहीं, आप ये कह सकते हैं हमला तो हुकूमत ने उसको डिक्लेयर कर दिया। PTV की तरफ जाने का फ़ैसला कंटेनर में हुआ और जिस पर जावेद हाशमी खफा होकर वहाँ से चले गए और ये फ़ैसला कंटेनर पर ही हुआ कि हमने PTV की तरफ इhtजाज करने जाना है, कोई हमला करने जाने का फ़ैसला नहीं हुआ। चले, वो फिर सूरत हाल ज़ाहिर है ज़रा अगली हो गई थी, वो जाने का फ़ैसला अब एहतजाज था, वो तो जाना ज़ाहिर है कि उसी सूरत हाल में उसे टर्न होना था। लेकिन शेख साहब, अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ और है और आपके दावे कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो आप उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में वज़ीर भी हैं इस वक्त, और फिर इमरान खान वज़ीर आज़म साहब जो हैं आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि शायद कोई एक्शन हो जाए इन तमाम इंकशाफात के बाद? इमरान खान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। इस किताब में इमरान खान की भी बड़ी तारीफ़ हुई है और बड़ी तारीफ़ की गई है, लेकिन बाज़ बातें लिखनी पड़ती हैं किताब के लिए। किताब ने बिकना भी है, किताब ने मेरी तस्वीर पे नहीं बिकना, उसके अंदर स्टोरियों ने भी बिकना है। और ये किताब पाकिस्तान की बेस्ट ईयर ऑफ द बुक इंशाअल्लाह ताला डिक्लेयर होगी, जिस तरह मुझे मीडिया से अंदाज़ा हो रहा है। चलिए जी, ईयर ऑफ द बुक शेख साहब ने पहले कह दिया कि तारीफें भी हैं, तो मैंने बैलेंस कर दिया है, तो इसलिए किताब के बिकने के लिए लिखा गया है। I admire your honesty, और आपने ये बिल्कुल मान लिया कि सनसनीखेज होनी चाहिए किताब, वरना बिकेगी कैसे, तो आपने वो ऑब्वियसली चीज़ें डाली, लेकिन यू आर टेलिंग अस इट्स आल्सो द ट्रूथ। तो आपका दावा ये भी है किताब के ज़रिए कि धरने के वक्त इमरान खान किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने को तैयार थे, तो हर हद तक जाने को बेसिकली आपका कहना है कि वो तैयार थे, लेकिन धरने में हुकूमत ना गिर सकी। तो क्या इस नाकामी ने इमरान खान को मायूस किया, ये आप हमें अभी बता दें, और इस सब के बाद उनके तासुरात क्या थे? इमरान खान तहिया करके घर से निकला था कि वो नवाज़ शरीफ को गिरा के रहेगा, और मैं इमरान खान के साथ था। और जब ये फ़ैसला हुआ कि हमने पिछले रुकने की बजाय डी चौक में आना है, तो ये भी सबका इज्तिमाई फ़ैसला था, और इसका फ़ैसला भी जो है वो तारीख़ में एक यादगार फ़ैसला लिखा जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला करना कि कोर्ट में जाने का फ़ैसला, ये बीच में सालिस पड़े, तो उसके बाद कोर्ट में जाने का फ़ैसला हुआ। चलें जी, थैंक यू सो मच शेख साहब, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और ये जो आज की गुफ्तगू थी ना, इसका जिस्ट ये था कि इमरान खान आपके दोस्त हैं, आपने उस किताब में उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं, तो बैलेंस कर लिया है आपने एक्ट, लेकिन साथ साथ किताब ने कमर्शियली बिकना भी है, तो उसके लिए कुछ फुलझड़ियाँ तो ज़रूरी थी। अच्छा जी, देख लें, किताब ये है। और फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, और ईयर ऑफ द बुक शेख साहब ने अभी कह दिया इसको, लाइक I'm just saying कि खान साहब कितने तंग आ गए होंगे इन किताबों से, किताबों में कहूँगी, क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट आई है, तो इससे पहले भी हैं, तो खान साहब कह रहे होंगे भाई नो मोर पब्लिशिंग, अब बहुत हो गई है। बट दिस कुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, इंटरेस्टिंग एज ए रीड, क्योंकि आपको पता है कि शेख साहब जब कोई बात करते हैं फिर उसके बड़े ऑफ शूट्स निकल आती हैं, बहुत सी बातें उस बात पर होती हैं, तो अब तो उन्होंने किताब ही लिख छोड़ी है ताकि बातें कभी ख़त्म ही ना हो। पहली बीवी की बाकायदा इजाज़त के बगैर दूसरी शादी अब मुमकिन नहीं होगी। बिल्कुल जी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दे दिया है, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बड़ा कदम है ये। अहलिया की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले पेशावर के रिहायशी मोहम्मद जमील की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालसी काउंसिल की इजाज़त लाजमी है। ये कानून माशरे को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए किया गया है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। खिलाफ वर्जी से कई मसाइल जन्म लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जमील को अपनी पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करने का हुक्म भी दिया। इससे पहले जून 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए मसालही ट्री काउंसिल की इजाज़त लाजमी करार दी थी। अब इसके क्या कानूनी पहलू हैं, इस पर माहिर कानून सारा मलकानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सारा प्लीज़ फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया कि पहली बीवी या सालसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी गैर कानूनी होगी। इस फैसले के असरात क्या देख रही हैं आप?
देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक कानून के ऊपर बेस्ड है जो कि काफ़ी पुराना है। ये इसमें कोई नई कानून साजी या कोई नया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इस जजमेंट में बनाया है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोविज़न है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 और उसको उन्होंने इस जजमेंट में अप्लाई किया है। और उस सेक्शन के तहत जैसे आपने कहा कि एक मर्द को दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करने से पहले आर्बिट्रेशन काउंसिल में परमिशन की ज़रूरत होती है और उसका प्रोसीजर बयान किया गया है इस कानून के अंदर। और उसमें ये भी बयान किया गया है कि एक और शादी करने पर जो शौहर है उसको हक महर अपनी जो उसकी पहली बीवी है उसको अदा करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया है इसी कानून को अप्लाई करते हुए। अच्छा, ये हक महर वाला सारा कभी फिर आपसे पूछेंगे कि हक महर को फ़ौरन वैसे ही शादी के बाद देना चाहिए, तो ये भी एक सवाल बनता है। खैर एनीवे, इस वक्त आपसे सारा ये एक और पूछना चाहेंगे कि इसी फैसले में ये बताया गया है कि अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देती तो इसे हक महर फौरी अदा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और ये हम आपसे पूछ रहे हैं, हक महर ज़्यादा रखवाना चाहिए, ऐसा ही है? देखिए, जो हक महर होता है वो आपके व्यूअर्स को मालूम होगा कि जो अमाउंट होता है वो निकाहनामे में सेट किया जाता है। और ये जो दोनों पार्टीज़ हैं मियाँ बीवी वो निगोशिएट करती हैं कि ये अमाउंट क्या होना चाहिए। तो जाहिर है जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी बीवी को तलाक की सूरत में या इस सूरत में जहाँ पर शौहर दूसरी शादी करता है। तो जी ज़रूर ज़्यादा अमाउंट का मतलब है कि औरत का ज़्यादा का हक होगा एक ज़्यादा रकम पर। ठीक है, आपका शुक्रिया सारा। और यहाँ पर हम उन बच्चियों के वालिदैन को ज़रूर मुखातिब करके कहेंगे जो बड़ा उस वक्त जज्बाती होकर और जल्दी जल्दी में 32 रुपये या 10,000 या 5,000 रुपये हक महर रखवा देते हैं ना, हालांकि लाखों की हैसियत होती है सामने वाले की। तो प्लीज़ ऐसा ना किया कीजिए। एक तो हक महर अगर उस इंसान की हैसियत के मुताबिक होगा, यही दीन का भी कहना है, और तो आपकी शादी को इंटैक्ट रखने में भी ये काम एम्बैरेस्ड अबाउट इट इज़ योर राइट। इसमें ये एक माशरे ने इसको एक एम्बैरेसिंग कॉन्वर्सेशन बना दिया है, ये होना नहीं चाहिए। ये आप अपनी बच्ची का सोचें और ये आपका राइट है कि आप डिमांड करें या फिर जिस चीज़ पे आप लोग फैसला करें। और लड़कियों के लिए ये खबर जो हमने अभी की है और हमने अपनी गेस्ट से भी बात की है, इस पर ये लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि रिसर्च ऑन इट, रीड अप ऑन इट, आपको अपने हकूक़ के लिए और जो सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से इंसिडेंट्स में ऐसे देखा है कि ऐसे ही लड़के ने फारिग कर दिया क्योंकि 5,000 रुपये हक महर था। अगर 5 लाख होता ना तो शायद 2 दफ़ा सोचता भी कि मैं ऐसे तलाक तो दे रहा हूं लेकिन मुझे 5 लाख भी देने पड़ेंगे साथ में। और निकाहनामा एक दफ़ा फिर हम रीट्रेट करेंगे, बार बार कह चुके हैं, पूरा भरना चाहिए। पढ़ें निकाहनामे को और एक चीज़ भी खाली ना छोड़ें ताकि वो आपके अगेंस्ट मिसयूज़ ना हो। फिल इट अप योरसेल्फ इफ़ यू कैन। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें अदालत पेशी के लिए 8 रोज़ की मोहलत दी गई है। मुस्लिम लीग नून के पास अब ऑप्शन कम बचे हैं। तमाम कानूनी और ख़ास तौर पर सियासी पहलू सामने रखना पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत गैर मुअस्सर हो चुकी। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने से आगाह नहीं किया। नवाज शरीफ 10 सितंबर तक सरेंडर करें 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा 2 रुकनी बेंच ने जारी किया है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि मियां साहब सेहतयाब होने पर ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत ख़तरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सज़ाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सज़ाएं काटी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सबूत है कि मुल्ज़िम बिल्कुल सेहतमंद है। शिबली फराज ने भी नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। मैं तो कहता हूँ कि उसकी सज़ा तिगनी होनी चाहिए। एक मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ,
अगर वो सियासत कर रहे हैं, अगर वो अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं जिसमें कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी उन्हें एक किस्म की CV भेजने की कोशिश की थी। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जहां एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की दरख्वास्तों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी पे बात करते हैं, माहिर कानून एडवोकेट अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ खुद को अदालत के सामने सरेंडर करें। क्या नवाज शरीफ वकील के जरिए पेश हो सकते हैं या उन्हें खुद ही हर हाल में आना होगा? कानूनी पोजीशन क्या बनती है इस मामले की? जी देखें, क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग है और उनको सज़ा हो चुकी है और वो ज़मानत पे गए थे, जो ज़मानत अब ख़त्म हो गई है, तो अपील की समाअत के लिए उनको अब हर हाल में अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी अपील आगे उसकी समाअत हो, क्योंकि अक्यूज जो मुल्ज़िम है उसके बगैर अदालत समाअत नहीं कर सकती। अगर वो नहीं आएंगे तो अदालत के पास ये इख्तियार तो है कि वो अपील को डिसमिस कर दें, लेकिन वो उनकी हाज़िरी के बगैर अदालत सुन नहीं सकेगी मेरी नज़र में अपील को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, बहुत से ऑप्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ की सर्जरी होनी है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दी जाती हैं, तो क्या अदालत नवाज शरीफ को पेशी से इस्तिस्ना दे देगी या एक बार उन्हें पेश होना पड़ेगा? उनको जो एग्जेम्पशन देनी है वो सिर्फ उस सूरत में है कि वो पेश हों अदालत में, और पेश होने के बाद वो दरख्वास्त करें तो अदालत उनको एग्जेम्पशन दे सकती है, उनको कह सकती है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आपके वकील के ज़रिए हम बहस सुन लेंगे। लेकिन जब तक वो पेश होंगे नहीं तब तक ये एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा चलें, शुक्रिया आपका। एडवोकेट अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब तक ये कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको बहरहाल मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम जो है उसको बेसिकली उनका कहना है अगर एग्जाम्शन देनी भी हो तो उसके लिए भी एक दफ़ा आपको पेश होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करें, तो अब ये मामला मुस्लिम लीग नून की सियासत का नहीं, कानून की अमलदारी और साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का भी है। तो क्या इस वक्त मियां नवाज शरीफ का वतन आना मुमकिन है? आप क्या समझते हैं, कोई ऑप्शन बनती है कि वो आ जाए? ऐसा एहतसाब का अमल जिसमें जजेस की वीडियोस भी है, जिसमें मुतनाज़े JIT के बेशुमार सबूत भी मौजूद हैं, उसके बावजूद वो जेल जाने के लिए आए थे। और क्योंकि वो एक सियासी रहनुमा है, वो समझते हैं कि ये जिद्दोजहद में उनको तकलीफें होंगी, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्टी का ये फैसला है कि वो हम मियां नवाज शरीफ की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं थे, वो भी हमने बड़ा उनकी रिक्वेस्ट करके उनको भेजा, और उसके बाद अब हम पार्टी चाहती है कि वो अपनी सेहत, उनकी सेहत जो है उसके पहले प्रायोरिटी है हमारी। अभी हम ये जो फैसला है इस पे हमारे जो कानूनी माहिरीन है इसका जायजा ले रहे हैं, और हम तमाम कानूनी ऑप्शंस और सियासी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। हमें मियां नवाज शरीफ की सेहत अपनी सियासत से या बाकी सब चीजों से ज्यादा प्यारी। अच्छा तलाल साहब, अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं रहता, जो अपेरेंटली यही लग रहा है कि अगर एग्जाम्शन भी चाहिए तो एक दफ़ा पेश होना पड़ेगा, तो क्या लाहे अमल होगा मुस्लिम लीग नून का? क्या अदालतों में ही जंग लड़ेंगे या फिर कुछ सियासी जंग भी शुरू कर सकते हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये सियासी नौयत के केस हैं, और ये सियासी नौयत के जो केसेस होते हैं उनमें सियासी जिद्दोजहद और कानूनी और आईनी जिद्दोजहद जो साथ चलती है। दोनों जो चीजें हैं वो हम उसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम समझते हैं। और आपने देखा होगा, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं। आप हालिया साद रफीक साहब की सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, वो तमाम नुकात लिखे जो हम कह रहे हैं कि आवाजें दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है, यहाँ पर पिक एंड चूज किया जाता है, हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं। सो
ये तो हमारी जो मौकफ है उस पर मोहर लगी है। और उसके बाद बहुत बड़ा एविडेंस जो कि एक जज साहब की वीडियो की सूरत में मौजूद है वो भी सबके सामने है। सो ये एक सियासी नोयत के जो केसेस हैं इनमें हम सियासी जदोजहद भी करेंगे और आईनी और कानूनी ऑप्शंस भी अपने तमाम इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। वो कहते हैं जी सियासी तौर पर भी हम जंग लड़ेंगे और आईनी और कानूनी ऑप्शंस भी तमाम इस्तेमाल करेंगे। एक मामला हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, पहले वो विजुअल्स दिखाने हैं, पहले मामला बता दें। पहले मामला अच्छा जी, आपको बताएं कि कोरोना केसेस में वाज़े कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं। तबाद लैब सर्वे में बताया गया है कि तालीमी इदारे खोलने में अब तक ख़तरात मौजूद हैं। दुनिया भी कोरोना वायरस के बारे में बेयकीनी का शिकार है। हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद तालीमी इदारों में वायरस फैलने का खदशा रहेगा। वफाकी और सूबाई सतहों पर SOP ज़रूर तय किए गए हैं, लेकिन छोटे पैमाने और गली मोहल्ले के स्कूलों में SOPs के नफाज की ज़मानत कौन देगा? हुकूमती सतह पर छोटे तालीमी इदारों तलबा की माली मदद करना भी ज़रूरी है ताकि कोरोना के खिलाफ जितना मुमकिन हो सके हिफाजती इंतजाम किए जा सकें। एक्चुअली अब ये आम तासुर है ना कि बस कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन येस्टरडे आई गॉट टू नो अबाउट अ कॉलीग जो कि अभी भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं एंड ही इज़ एडमिटेड इन एन ICU इन कराची। सो लिहाजा इट्स वेरी मच रियल। कम ज़रूर हो गया होगा लेकिन इट इज़ देयर। हम बात भी करेंगे रिगार्डिंग कि किस तरह इट कैन अफेक्ट स्कूल्स एंड ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स अगर SOPs ना फॉलो किए जाएं। सीनियर फेलो तबादला मुशर्रफ जैदी ने हमें ज्वाइन किया। मुशर्रफ, हमने अभी सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खोलने से मुतालिक आपकी तंजीम ने बड़ी दिलचस्प तहकीक पेश की है, तो पहले तो ये बता दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या आपको लगता है कि हम लोग अभी स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है? जिस हद तक हो सके हम अपने जो हुक्मरान हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे इसेंशली एक इल्तमास किया जा रहा है कि आपको फिर से चंद स्कूल बंद करने ही पड़ेंगे। उसके लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो अभी से सेट करना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि हमें पता है कि आउटब्रेक्स होंगी, तो जिस तरह से हम स्कूल खोलेंगे उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ शिफ्ट्स डालने का, कुछ स्टैगरिंग का, कुछ स्कूलों में SOPs का जो है वो एक सिलसिला जो है वो शुरू करना है। तो ये इसके पीछे मकसद था कि बेसिकली क्योंकि कोई मुल्क भी तैयार नहीं है और इसी तरह हमारा मुल्क भी तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी तैयारी और सोच विचार के बाद इसके बारे में सोचें और इनको खोलें स्कूलों को, तो शायद इंशाअल्लाह अल्लाह जिस तरह अल्लाह ने ये एहसान किया है और बड़ी मेहनत भी आवाम ने भी की है, मीडिया ने भी की है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिरी बात है हुकूमत ने, NCOC ने, DCO ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, ये सारी एक इश्तराक के थ्रू जो है काबू हमने पाया है। तो इस पर काबू रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल ओपनिंग या स्कूल रीओपनिंग जो है वो आसान तरीन अंदाज से हो सके और हम मेंटली सब तैयार हों कि उसके बावजूद, तैयारी के बावजूद कुछ फेलियर्स होंगे, उनके लिए हम तैयार हैं। अच्छा मुशर्रफ साहब, ये फरमाएगा कि ये बात तो तय है कि कोरोना के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस पर ही तालीमी निज़ाम नहीं चल सकता। पूरी दुनिया ये मान चुकी है, इसलिए स्कूल अल्टीमेटली खोलना तो होंगे। ज़ाहिर है बच्चों की तालीम के साथ तरबियत का मामला भी स्कूलों में ही होता है जहाँ जहाँ पे होता है। फिर इसके लिए क्या तैयारी की जाए, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर एक्चुअली फोकस करना होगा? आपने स्कूलों में एक सेफ डिस्टेंस पैदा करना है और उस डिस्टेंस को पैदा करने के लिए स्कूलों में जो डेंसिटी है, यानी कि अगर एक स्कूल में 100 बच्चे जाते हैं और हर क्लास में 20 बच्चे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि स्कूल में किसी एक वक्त में सिर्फ 50 बच्चे हों, 50 से ज़्यादा ना हो, और हर क्लास में अगर 20 होते हैं तो 20 के बजाय 10 हों, ताकि आप कम से कम जो है डबल स्पेसिंग कर सकें। अगर आपने ये करना होगा तो उसके लिए आपको शिफ्ट्स लगानी होंगी। अगर आप शिफ्ट्स लगाएंगे तो आपको टीचरों को भी थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए आपने सिर्फ क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो वी हैव टू फोकस ऑन और वो डिस्टेंसिंग की आप बात कर रहे हैं। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सी यू।